आप सुनत हुआ सिनेमाए भोजपुरी रेड एफएम पॉडकास्ट पर शशांक के साथे। तो सिनेमा भोजपुरी में बारी आ गई बा 5वां एपिसोड के, और ये बार हम बात करब कैसन स्टार से जिनकर गाना बहुत धमाल मचावेला। तो प्रदीप भाई कैसे हैं आप, और क्या लगता है कि ये नया लड़का कंपटीशन दे रहा है क्या इंडस्ट्री में? सबसे पहले तो रेड एफएम सुन रहे सभी श्रोतागणों को प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। और ये मैं क्या कहूँ, ये ईश्वरीय देन है या मैं कह लूँ कि मेरे जनता जनार्दन का ये प्यार है, ये उन्हीं की आशीर्वाद और उन्हीं की असीम मोहब्बत के कारण ये हो पाया है। क्योंकि इतनी कम उम्र में इतने इतने कम समय में इतने जल्दी मुझे जो सफलता प्राप्त हुई है, जो मिला है, ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत हुआ है। और काफी मेहनत भी की है मैंने इस चीज के लिए। मैं दिन रात मैं एक भी मिनट ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने सिनेमा के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, किसी भी जो भी सिनेमा में जिस वक्त कर रहा होता हूँ, मैं पूरी तरह से उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। कई बार मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझे बोलना, मेरे परिवार के लोग भी हमसे कहेलन कि अरे अब तो क्या हाल बना के रख लिया। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़का नशा, सबसे बड़का जो भी कुछ कह लीजिए, हमारे सब कुछ अगर देखा जाए, मेरी दुनिया, मेरे परिवार के बाद अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा सिनेमा है, मेरा भोजपुरी सिनेमा है। और बहुत प्यार करता हूँ हमारे सिनेमा से, सिनेमा परिवार के लोगों से और मेरे जनता जनार्दन से। शायद उसी का ये रिवर्ट बैक है, ये हमको वापसी में रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा प्यार। तो ये उन्हीं की देन। चिंटू, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने भोजपुरी फिल्मों में आने का प्लान किया? एक्चुअली ये जो बातें हैं कि ये आपने सही बातें बोली कि कुछ लोगों की मानसिकता, कुछ लोगों की सोच आज भी वैसी है कि जब घर में लड़का होता है तो एक अलग नजरिए से उसे देखा जाता है और लड़की को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। लेकिन चूंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे हमारे दादाजी डॉक्टर रहे हैं, और उनका जो डिसिप्लिन रहा है हमारे घर में, वो सभी को, चूंकि वो खुद ही वो डॉक्टर रहे, सबको एक समान उन्होंने, बल्कि एक समान देखा भी है। और हम लोगों को भी वही शिक्षा, वही संस्कार उन्होंने दिया है। जब मेरे पिताजी, जब वो डायरेक्टर बने भोजपुरी सिनेमा में वो आए, और जब उन्होंने कई बड़ी ही फिल्मों का उन्होंने जब निर्देशन किया, पहले तो एक्चुअली मैं बता दूं कि मेरा बहुत ज्यादा पहले मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था भोजपुरी सिनेमा के प्रति, बिल्कुल भी मेरा कोई शौक नहीं था। हम अपना पूरा जीवन में हम अपना पिताजी के सेट पर, उनके शूटिंग सेट पर हम मुश्किल से 3 बार गए होंगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरी मुंबई में चल रही थी, और उससे ज्यादा हमको बहुत ज्यादा शौक था क्रिकेट का। आई वॉज वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर। मैं बहुत क्लब से खेला भी हूँ, मुंबई लेवल से, अपने स्टेट लेवल पे खेला भी हूँ, और मेरा बहुत ज्यादा फोकस उस तरफ था। लेकिन कहा जाता है ना कि जो किस्मत में जो लिखा होता है, जो आपके भाग्य में लिखा होता है, तो आपका भाग्य कहीं से भी आपको खींचकर उसी तरफ लेकर आता है जहाँ भाग्य ने आपको निर्धारित किया है। और वही हुआ है मेरे साथ। मेरे फैमिली में किसी को भी ऐसा कुछ ना इच्छा थी, ना शौक था। इवन मेरे पिताजी को भी, उनको भी, पापा को भी बहुत ज्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। उनको भी बिल्कुल ये नहीं था कि हमको हीरो बनाना है या हमको एक्टर बनना है। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही कमाल की है। तो ये यू टर्न कैसे आया? क्रिकेटर बनना था, एक्टर बन गए? हुआ ऐसा कि मैं एक दिन मेरे स्कूल से मैं वापस आ रहा था, तो एक प्रोड्यूसर है हमारे भोजपुरी प्रोड्यूसर थे, रमाकांत प्रसाद जी, उन्होंने एक फिल्म प्लान करे थे, दीवाना। और मेरी पहली शुरुआत हुई थी, जो मैंने पहली फिल्म की थी, वो एज ए बतौर बाल कलाकार, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मैंने पहली फिल्म मेरी। उसमें एक्टर थे दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी, और उसमें हीरोइन थी पाखी हेगड़े जी, और पिताजी ही उसे निर्देशित कर रहे थे फिल्म को। और जब मैं स्कूल से वापस आया तो वो लोग डिस्कशन कर रहे थे, और उन्होंने उससे पहले रमाकांत जी ने और पापा ने भी कई सारे बच्चों के ऑडिशन दिए थे, 50-60 बच्चों के। एक बहुत ही कमाल का उस फिल्म में एक अहम रोल था उस कैरेक्टर का, उस एक्टर, उस चाइल्ड आर्टिस्ट का। वो हीरोइन का भतीजा होता है, और वो लव स्टोरी सिनेमा थी हीरो हीरोइन की, और उसके बीच में ये ब्रिज का काम करता है, और उस पॉइंट पर प्रॉब्लम्स पर ये आके बीच में खड़ा हो जाता है, और वो सॉर्ट आउट करके कैसे उन दोनों को मिलाने की कोशिश करता है। तो वो एक जो किरदार था, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आया, नहीं जमा, तो वो लोग उस कैरेक्टर को लेकर भी बहुत चिंतित थे, स्पेशली जो प्रोड्यूसर थे। तो मैं स्कूल से आया, तो मैं आते ही मैंने जो भी अपना एक्टिविटी होता है घर में, वो मैं अपना कर रहा था, और मैं अपने बेडरूम में चला गया फ्रेश अप होने। तो जो प्रोड्यूसर थे रमाकांत जी, उन्होंने बोला कि सर चिंटू बाबू से कराते हैं रोज, और मेरा घर का नाम दरअसल चिंटू है। तो उन्होंने बोला कि चिंटू बाबू से कराते हैं, तो पापा ने बोला कि नहीं, वो नहीं करेंगे, और वो हो सकता है सच में नौटंकी भी कर दे, तो आप संभाल नहीं पाइएगा, सच है कि उनको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बोला कि नहीं सर, आप एक बार बात करिए, और मुझे तो लगता है कि ये हमको अभी जैसे वो दिखे ना, एकदम बहुत परफेक्ट दिखे, आप उन्हीं से कराइए।
तो फिर पता नहीं शायद उनकी क्या बातचीत हुई है, जैसा भी हुआ। तो मैं अब इसके बाद काफी दिनों के बाद मैं रात को सो रहा था, 2 बजे पापा है, अक्सर लेट नाइट आना होता था उनको फिल्म के काम से। तो वो आए और उन्होंने मुझे उठाया और बोले कि सुबह तुम्हारा शूटिंग है। तो मैं नींद में काफी था, तुम्हारा हाँ ठीक है करके मैं सो गया वापस। तो जब सुबह उठा तो मुझे लगा कि ऐसे सबके जैसे होता है ना कि कहीं खड़ा होना है, कहीं कोई बच्चे को खड़ा होना होगा, कहीं एक आध सीन के लिए, एक आध शॉट के लिए, कहीं या कहीं जाना, कहीं गुजरना होगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो मुझे बुला ली होगी। तो मैं गया सकते और सुबह, और मैं ऐसे बैठा था तो प्रोड्यूसर जो थे हमारे रमाकांत जी, उन्होंने आके बोला कि आप जाइए और संतोष मिश्रा जी हैं राइटर, वो आ रहे हैं, वो आपको कहानी सुना देंगे। तो फिर मैं सोचा कहानी हमको मुझे सुनाने की क्या जरूरत है। तभी फिर आए, उन्होंने फिर मुझे पूरा कहानी जब बताया तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा रोल था। तो बोला यार हम एक्टिंग का ऐसा कुछ तो है नहीं। तो पापा से बोला पापा, तो वो बोला अरे कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं भी फिर हम लोग मजाक मस्ती में वो फिल्म कर लिया। अब वो फिल्म जब रिलीज हुई तो वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई। लोगों ने बहुत पसंद किया। 100 डेज फिल्म चली थी वो सिनेमा हॉल्स में। तो उसके बाद अब मेरे जब मैं लीड में आने की बात, इसी के 10 बाद मैंने फिल्म की डेरा बड़ा सता गई, सिल्वर जुबली फिल्म हुई, जो 30 वीक, 30 वीक, 31 वीक, 32 वीक, 28 वीक सिनेमा हॉल्स में चले हैं वो फिल्म। तो उसके जो प्रोड्यूसर है दिलीप जायसवाल जी, बरगनिया में सिनेमा हॉल था उनका, और उसमें वो फिल्म लगी थी दीवाना। और इनके पास एक टीनेजर का सॉन्ग है, इनको गाना शूट करना था। इनके सेंट जेवियर स्कूल की एक बहुत ही टॉपर थी उनकी, जो एनुअल फंक्शन में लड़की नेहा महमूद करके, जो फिल्म में मेरे अपोजिट जो हीरोइन है। तो इन्होंने, इनको लड़की थी, इनको लड़का किया था उसी एज का, एकदम छोटा कम एज का लड़का। तो इन्होंने अपने स्टाफ से पूछा कि अगर कोई देखो कोई फिल्मों में कोई लड़का दिखे तो बताओ। तो स्टाफ उसी वक्त दीवाना लगी हुई थी। स्टाफ के एक लड़के ने बोला कि सर ये जो लड़का इसमें है बहुत अच्छा किए, बहुत मजा आ रहा है, इन्हीं को ले लीजिए। तो अब ये देखे तो वो भी बहुत प्रभावित हुए। फिर मुंबई और पापा को बोले कि सर वो लड़का है जो आपकी फिल्म में दीवाना में, हमको वो चाहिए। तो पापा ने मजाकी तौर पर बोला कि वो बिहार का लड़का था, वो चले गया। तो बगल में इंद्रजीत शर्मा जी जो आर्ट डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि अरे भैया झूठ बोल रहे हैं, इन्हीं के बेटे हैं। तो बोला अरे तो फिर इनको कराइए। तो फिर उन्होंने जबरदस्त, उन्होंने भी बोलते। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। फिर डेरा बड़ा सता वाला हमने किया, फिर उसके बाद और भी कास्ट। तो सबसे पहला कास्ट हम ही लोग हुए थे, उसके बाद फिर और भी लोगों की कास्टिंग हुई। रवि जी उसमें, रवि किशन जी उसमें फिर कास्ट हुए, फिर पवन सिंह जी कास्ट हुए। ऐसे करते करते हुए सब कास्टिंग शुरू हुई और एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनकर तैयार हुई, और वो भी फिर लोगों को बहुत पसंद आई। और उस फिल्म में जो मेरा चिंटू नाम जो प्रचलित है, जो लोग जान रहे हैं, ये उसी फिल्म में सबके रियल नेम रखे गए थे, ओरिजिनल नाम रखे गए थे। जिसका जो नाम है, रवि जी का रवि, पवन जी का पवन, मेरा चिंटू, सबका जितने भी एक्टर्स थे, इवन कैरेक्टर आर्टिस्ट भी, विलेंस भी, सबके अपने ओरिजिनल नाम के रखे गए थे। तो मेरा भी नाम चिंटू। तो वो जब चिंटू नाम से जब फिल्म चली तो घर घर में और चिंटू बहुत फैमिलियर नाम भी लगता है आपको, हर दूसरे तीसरे किसी न किसी घर में बच्चे का नाम आपको चिंटू मिल ही जाएंगे। तो लोगों के बहुत करीब हो गया वो कैरेक्टर जो मेरा था। तो लोग बहुत पसंद किए, और लोगों ने फिर वहीं से फिर शुरुआत हो गई। सब ऑटोमेटिकली सब चीजें बनते चले गई, फिल्में बनती चली गई, लोग आते चले गए। फिर अब मेरा झुकाव भी फिर इसी तरफ हो गया, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो फिर धीरे धीरे क्रिकेट छूटता गया और सिनेमा बढ़ता गया। अच्छा ये बताइए कि बचपन में कैसे थे, शरारती थे, मासूम थे? नहीं, मैं क्या बोलूं, मासूम तो मुझे तो नहीं पता, वो तो लोग बताएंगे। लेकिन शरारती तो मैं तब भी रहा हूँ और आज भी हूँ। लेकिन उस शरारत में भी कहीं ना कहीं मासूमियत आज भी होती है। मैं अपने सेट पे भी बहुत ज्यादा मस्ती करता हूँ लोगों से, जो मेरा टीम होता है। हम डायरेक्टर के बेटा है तो टेक्नीशियन के बेटा है, तो टेक्नीशियनों से हमारा लगाव कहीं ज्यादा रहेगा। जितने भी लोग टेक्नीशियन से, उनसे मेरा ज्यादा लगाव होता है, और मैं उनके साथ काफी मस्ती भी करते रहता हूँ, काफी कुछ करते रहता हूँ। अगर कोई ऐसे कोई जैसे, ये तो बहुत कॉमन मस्ती है मेरा कि मैं, कोई बैठा होता है अगर वो भी आता है कुर्सी से कुछ बातचीत करने के लिए, और अगर वो जैसे ही उठता है तो मैं पानी लेके वो कुर्सी पे डाल देता हूँ। वापस बैठते तो उनका पूरा जो पीछे वाला जो खूबसूरत सा हिस्सा है पूरा गीला हो जाता है। फिर वो पूरे दिन बेचारे उनको अच्छा, भोजपुरी फिल्म के शूटिंग में बहुत मस्ती होला, तक सेट पे भी मस्ती होला? कोई भी फिल्म की शूटिंग होती है तो जितने भी लोग होते हैं बहुत लाइव रहते हैं। कोई ऐसा आलसी या मायूस बिल्कुल नहीं होता है, सबको हम लोग हंसाते रहते हैं। क्योंकि यही परिवार मैंने बचपन से देखते मैं बड़ा हुआ हूँ। मैंने मेरे परिवार के साथ साथ, बल्कि साथ क्या कहूँगा, इनसे ज्यादा मैंने ये परिवार को देखा है और इनके साथ रहा हूँ। क्योंकि महीनों हम लोग बाहर रहते हैं और इन्हीं के साथ रहते हैं, यही सब कुछ होते हैं उस वक्त, ये हमारा ख्याल रखते हैं, हम इनका ख्याल रखते हैं। तो यही परिवार होता है। तो परिवार में आप जानते हैं कि सब कुछ होता है, उसमें मजाक मस्ती सब कुछ होता है। इस इंडस्ट्री में एक क्या स्ट्रगल होता है इमेज बनाए रखने के लिए अपनी?
बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को शायद ऐसा लगता है, और सबसे पहले तो मैं नेपोटिज्म वाली बात पे बोलना चाहूंगा। तो नेपोटिज्म देखिए, ये लोगों ने कुछ लोगों ने इंडस्ट्री, खासतौर पर सिनेमा इंडस्ट्री पर ये थप्पा लगा रहे हैं। लेकिन नेपोटिज्म, आप मुझे बताइए कि किस फील्ड में और किस जगह नहीं। क्या डॉक्टर अपने बेटे को नहीं चाहता कि वो डॉक्टर बने? क्या एक मैं तो चलिए बड़ी लोग हो गए, आप एक कॉमन से आदमी, यानी कि जो किराने की जो दुकान लगाते हैं, वो तक जब वो किराने की दुकान जब वो चला रहा होता है, और जब कई साल के बाद जब बेटा उसका बड़ा होता है, वो खुद चाहता है कि अब बेटा मेरा ये चीज संभाले। तो ये कोई यहाँ की बात या वहाँ की बात या किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये हर जगह की ये बहुत ही सामान्य बात है कि हर कोई चाहता है, अगर वो जो भी 2 रोटी ज्यादा कमा रहा है अपने किसी भी प्रोफेशन से, तो वो हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा इसी प्रोफेशन में है। ये सिर्फ वही लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा जो मैं कर रहा हूँ इसमें है, जो लोग बहुत जिनकी रोजी रोटी नहीं चलती है, और वो लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे, जो हमारी जिसकी वजह से हमारा परिवार अच्छे से चले। तो टीजम सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री में नहीं है, मैं बिल्कुल उस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हर कोई चाहता है कि अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना भाई, जो भी अपने परिवार का जो भी सदस्य है, वो इस फील्ड में आए। तो वो कोई नई बात नहीं। आपके परिवार से भी अगर कोई आगे इंटरेस्टेड होगा तो वो बिल्कुल आए। और मेरे केस में तो हमारी किसी की भी चाहत नहीं थी, ये ईश्वर की देन थी। और आपने अभी जो बताया, आपने खुद बोला कि मुझे, आपको भी अभी पता चला है कि मेरे पिताजी इतने चर्चित निर्देशक रहे हैं और मैं उनका सुपुत्र हूँ। तो जब आपने, इससे पहले जब भी आपने मुझे देखा, मेरे परफॉर्मेंस अच्छा लगा, मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, तो वो उसमें आपको मेरे पिता का नाम तो नहीं दिख रहा होगा। अपनी मेहनत, अपना एक्टिंग है, जो भी मेरी अपनी कला है, आपको वही देख के आपको मैं पसंद आया होगा, या किसी को भी जो भी मुझे पसंद कर रहे हैं या जो मुझे देख सुन रहे हैं। तो और जो भी चले लोग नेपोटिज्म की जो बात करें, जो भी चले वो लोग अपनी मेहनत पर चले। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें स्ट्रगल स्टार्टिंग पीरियड में ना करना पड़ा हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम जो भी सिनेमा परिवार से जो बिलोंग करते हैं, उनको वो जो पहले जो स्ट्रगल करके आते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उस रिलेशन को बनाने के लिए, और अपने पिता का जो नाम है उससे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आपके पिता का जब बड़ा नाम होता है तो वो बोझ आपके कंधों पर, एक बहुत ही बड़ा आपके कंधों पर एक सम्माननीय वो चीज होता है। तो आपको उसमें कई चीजें देखनी है, कई चीजें मैनेज करनी है, और कई चीजों को आपको जवाब देते हुए आपको आगे बढ़ना है, और उसे मेंटेन करने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल है। क्योंकि जिस वक्त मैं इंडस्ट्री में आया, मैं आपको बताऊं कि मेरे भोजपुरी सिनेमा में सिंगर लॉबी बहुत तगड़ी चल रही थी। लेकिन जब हम आए हैं तो हम नॉन सिंगर एक्टर आए थे, हम सिर्फ अपने एक्टिंग के दम पर आए थे। तो हम जो एक्टिंग कर रहे थे, वो मेरे पिताजी तो कैमरे के सामने कर नहीं रहे थे, वो मुझे बेशक बता रहे थे, मुझे बेशक हर बारीकी समझा रहे थे। लेकिन जब तक आप खुद उस मेहनत नहीं करेंगे, और आप खुद जब तक वो काम नहीं करेंगे, कैमरे के सामने तो आप ही कर रहे हो, तो वो नहीं कर सकते, या कोई भी नहीं कर सकता। जो भी आपका टैलेंट है वो आप दिखा सकते हैं। चिंटू, ये बताइए कि बाहर से आने वालों के साथ क्या भेदभाव किया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत चर्चाओं में, बहुत विवादों में भी रहती है अक्सर ये। मैं बताऊं, मैं तो मेरी इंडस्ट्री को जानता हूँ। मेरी इंडस्ट्री में तो जितने भी एक्टर्स हैं सब बाहर से आए हुए हैं। हमारे मनोज तिवारी जी से लेके रवि किशन जी से लेके जितने भी स्टार्स बने हैं वो सब आउटसाइडर्स ही है ना। सिनेमा परिवार से तो मैं पहला एक्टर आया हूँ भोजपुरी सिनेमा में। पहले तो बहुत लोग आए, उनको बाहर के लोगों ने उनको राजनीति रचकर उनको बाहर कर दिया। तो यहाँ तो बल्कि उल्टी चीज है। और बॉलीवुड का तो मुझे पता नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं उस फील्ड में नहीं हूँ। मैं अभी तो ऐसे ऑफर्स आए हैं काफी, मेरे ख्याल से शायद 9-10 फिल्मों के आए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मन मेरा किया नहीं, और मुझे नहीं लगा कि इस फिल्म को करना ही चाहिए। उसका एक और कारण है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री जिस सुनहरे दौर से भी गुजर रही है, इसका भविष्य बहुत सुनहरा है। और मेरी अपनी ये सोच है कि हम अपने इंडस्ट्री को, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसा यहाँ तक वहां तक ले जाएं कि बॉलीवुड वाले कर से इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और वो प्रयास जारी है। जैसा कि अब आज आप देख रहे होंगे कि साउथ के जो लोग हैं, बॉलीवुड वाले कई लोग अब साउथ इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे कुछ सालों में साउथ इंडस्ट्री ने बहुत पिकअप लिया, उसके लिए बहुत बड़ी बात भी है कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव रही है। तो इसी प्रकार जब हमारी गवर्नमेंट, जब हमारे भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी भाषा सिनेमा के लिए अगर कुछ करना चाहेंगे और करेंगे, तो बेशक हमारा भोजपुरी सिनेमा का लेवल और भोजपुरी सिनेमा का स्तर बहुत ऊंचाई तक जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि हमारी जनसंख्या, हमारे हिंदुस्तान में हिंदी के बाद अगर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है तो हमारी भोजपुरी है। और जिस दिन गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्टिव हो जाएगी सिनेमा के लिए, तो बेशक इस सिनेमा को किस लेवल तक और कहां तक जाएगा, ये
किसी को उम्मीद नहीं। अच्छा, भोजपुरी गानों की बात है तो कपड़ों को लेकर, गानों को लेकर, शब्दों के चयन को लेकर अक्सर विवादों में रहती है ये इंडस्ट्री। ऐसे बिहेवियर पे, ऐसे बर्ताव पर क्या कहेंगे आप? ये जो मानसिकता है, जो लोगों ने इस भोजपुरी को लेकर जो एक टैग बना लिया है अभद्र, ये जो टैग बनाया हुआ है, ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे भोजपुरी के अपने लोग, जो अपने भोजपुरी भाषी लोग हैं, इन्हीं लोगों ने इसका विस्तार किया है, इन्हीं लोगों ने इसको प्रमोट किया है। आपको मैं अश्लीलता का अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, मैं आपको अगर तो आप आज भी भोजपुरी सिनेमा में किसी हीरोइन को आप बिकनी में घूमते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन बॉलीवुड में हर दूसरे फिल्मों में आपको एक्ट्रेस जो हमारी हीरोइन होती है वो बिकनीज में नजर आएंगी, प्रॉपर स्मूथ, बहुत अच्छे तरीके से उसमें नजर आएंगे। लेकिन हमारे भोजपुरी में अभी भी स्मूथ सीन्स हर फिल्म में आपको नहीं नजर आएगा, कई एकाध फिल्मों में नजर आता है। और एक और बात बता दूं, आज भी हमारे ये जो अश्लीलता और ये जो अभद्रता है, ये दरअसल आई है एल्बम की दुनिया की भोजपुरी में। और यही एक बात रह गई, यही एक जो आज भी कमी है, वो सिर्फ इतना ही है कि एल्बम्स को और सिनेमा को लोग एक नजर से देख रहे हैं। एल्बम्स में कोई सेंसर बोर्ड या ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इन चीजों पर प्रतिबंध लगा सके, इन चीजों पर रोक लगा सके। तो यही चीज है। और दूसरी बात की, जैसे और एक बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप भोजपुरी में आज भी हमारी संस्कृति, आज भी हमारे संस्कार को दिखाया जाता है, आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि पहले के लोग ज्यादा जुड़े थे, अब लोग कम जुड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब तो कई गुना ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि मेरा एक गाना है पांडे जी का बेटा, तो 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ लोगों ने देखा है। पहले ऐसा नहीं होता था कभी भोजपुरी में कि कभी 40 करोड़ लोगों ने कोई गाने को देखे हो। तो लोग बढ़ा है, विस्तार बढ़ा है, लोग भी बढ़े हैं। लेकिन बस यही है कि अपने ही लोग अपने बच्चे को काना कह रहे हैं, अपनी माँ को काना कह रहे हैं। अपनी माँ, जब आप अपनी माँ को, आपको एक बहुत सीधा सा उदाहरण है कि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं 4 लोग, आपके घर में बच्चा आ रहा जा रहा है और आप उसको आप करके बात करोगे तो जो 4 लोग आए वो भी उसको आप करके ही बात करेंगे। लेकिन आप जब उसको बार बार उसको गालियां देते रहोगे, आप उसको बार बार काना कहते रहोगे, आप उसको बार बार डांटते रहोगे, तो आपको 5-10 मिनट के बाद ही कोई ना कोई ये बोल देगा, अरे कितना शैतान बच्चा है आपका तो वो खुद बोलने लगेगा वो बातें। सबसे पहले जरूरत है कि हमारे लोगों को अपनी भाषा और अपने सिनेमा के लिए सम्मान खुद से देना पड़ेगा, अपनी ही चीजों को खराब ना बोले। और ये जो अश्लीलता, ये तो हर जगह है। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने अभी परिवार की बात की, कई परिवार चैनल बदल देते हैं, वही परिवार को विक्की डोनर देखने में बहुत मजा आ रहा है। वही परिवार विक्की डोनर बड़े शौक से पूरे परिवार के साथ सिनेमा हॉल में जाकर बकायदा देखता है, जबकि आपको भी पता है कि विक्की डोनर किस सब्जेक्ट पे बनी है। और वो सिर्फ विक्की डोनर में, ऐसी कई फिल्में हैं बॉलीवुड में जिसको लोग बड़े चाव से देखते हैं, बड़े मजे से देखते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम भोजपुरी में सेम चीज को दिखा दे तो लोग बोलेंगे बताइए ये अश्लीलता। अब जैसा आपने गाना देखा होगा गर्मी, उसका जो सिग्नेचर स्टेप है, जो फ्लोर स्टेप है, वो आप सबको बहुत प्रभावित किया होगा। लेकिन जब भोजपुरी में हमारा कमर हिलता है तो लोगों को उससे लगता है कि बाप रे बाप, बताओ कितना गंदा है। जबकि उनको ये नहीं पता है कि हमारे भोजपुरी का कल्चर है, वो रिवाज है। आज भी जब गाँव में जब हमारी शादियां होती है तो शादियों में हमारे गाली गाया जाता है। शादी में जब बैंड बजता है ना, तो जो हमारी भाभी, जो हमारी घर की औरतें जब नाचती तो वो ठुमका ही लगाती हैं, तभी वो हमारा वो कलर आता है हमारे कल्चर में। तो लोगों को मैं आपको बता दूं कि लोगों को तो हमारे कल्चर को भी फिर कल्चर को हटा देना चाहिए, जो प्रभु श्री राम जी से चले आ रहा है। ये कल्चर, प्रभु श्री राम को भी गालियां पड़ी थी उनके शादी में। तो ये कल्चर, ये तो हमारा कल्चर है। आप उसको अश्लील या अभद्र बोलकर, ये दूसरे लोग अभद्र बोलते हैं, लेकिन जब से अपने लोग इसको अभद्र बोलने लगे हैं, दिक्कत वहाँ से शुरू हुई है। इस वक्त बहुत सारे नाम आ रहे हैं इंडस्ट्री से जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। तक प्रदीप पांडे, चिंटू भी ऐसे कुछ प्लानिंग में हुआ? अभी तो फिलहाल मेरे खेलने कूदने के दिन है अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो अभी मेरे प्यार मोहब्बत वाले दिन है। जब ईश्वर वो मौका देंगे तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं बहुत ज्यादा सिनेमा के प्रति रुझान सबसे ज्यादा है, और मैं चाहूंगा कि बस लोग ऐसे ही प्यार देते रहें, खूब सारा प्यार देते रहें, और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बनाता रहूं, प्रयास करता रहूं कि अच्छी फिल्में बनाऊं और लोगों को खूब सारा पसंद है। एक गाना भी हाल में आया और बहुत धमाल मचा दिया उसने, बम्बई में काबा। ये रैप आप सुन ले होगा, तो इस रैप को सुनकर कैसा लगा? मैं इस बात के लिए मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अनुभव सिन्हा जी को, और साथ ही साथ मनोज वाजपेयी जी को। मनोज वाजपेयी जी वहीं से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ, और उन्होंने अपनी जो दर्द है, एक नॉर्थ इंडियन की जो दर्द है, वो सारी बातें उन्होंने उस गाने के माध्यम से बताया, और मुझे बेहद प्रभावित किया वो गाना, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कम से कम अब तक नहीं करके तो 15 से 20 बार वो मैं गाना सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ। उन्होंने जो बातें बोली हैं, बहुत खूबसूरत बातें और बहुत सटीक बातें, हमारे भोजपुरी में अगर कहा जाए तो एकदम सटीक बात कह रहे हैं, और ये बात खातिर उनके हम दिल से धन्यवाद दें।
हम ही कहा बल्कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री उनकी धन्यवाद देता, भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से लव यू उनके खातिर। चिंटू, किसी विवादों में कभी घिरे हो या कभी डर लगा हो कि कंट्रोवर्सीज में आ जाऊंगा तो इमेज बिगड़ जाएगी? कंट्रोवर्सीज इंडस्ट्री में वैसे तो मैं बहुत ज्यादा डीपली किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरा ध्यान, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड अपने काम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर रहता है। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सीज कई बार बहुत बार बना लेते हैं लोग, को एक्ट्रेसेस के साथ बना लेते हैं लोग। मेरा नेचर बहुत अलग है, मैं बहुत बिंदास और बहुत मस्त रहने वाला इंसान हूँ। मुझे मैं कभी अगर किसी से कोई बात कह रहा होता हूँ या बोल रहा होता हूँ, रह रहा होता हूँ, तो मैं इस बात का परवाह नहीं करता हूँ कि कोई देख रहा है तो क्या सोच रहा होगा, मुझे उस बात का परवाह ही नहीं होता है। क्योंकि और कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की सोच भी अलग अलग होती है, तो हिसाब से एक कहानी बना भी लेते हैं अपने दिमाग में, वो लोगों के सामने वो विस्तार करके घूमते हैं अपने उस बेबुनियाद कहानियों की। तो ऐसे कई बार होते हैं और कंट्रोवर्सीज हुए हैं, लेकिन मैं वो कंट्रोवर्सीज कभी सही साबित ही नहीं हुई। मैं बहुत ज्यादा बचा हूँ अभी उन चीजों से, और मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं बचा रहूं उन चीजों से। मतलब कोई चर्चा हुई हो, डर लगता हो कि इमेज बिगड़ सकती है हमारी? ऐसे एक नहीं, ऐसे कई किस्से हैं, और कई बार बहुत बहुत प्रॉब्लम में फंस भी जाता हूँ उन चीजों की वजह से, क्योंकि कई बार सामना करना पड़ा ऐसी चीजों का। और मैं तो एक बात बता दूं, मेरे लिए तो चलो ठीक है, प्रपोजल्स तो वो तो है, बट कई बार बहुत सारी, मतलब मैंने अलग अलग भिन्न प्रकार के हरकतें देखी है मैंने। एक लड़की थी जो बिहार से बिलोंग करती थी, कई बार है, लेकिन ये वाला इंसिडेंट तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो वो पटना से वो बिना बोले अपने घर वालों को वो निकल गई घर से, और वो फिर मुंबई आ पहुंची, और उनको पता नहीं कहाँ से उन्होंने एड्रेस वहीं से ले लिया था, पटना से ही। अब वो जब मुंबई आई, और वो मेरे बिल्डिंग के नीचे आके वो जो वॉचमैन थे उन्होंने उनको फिर रोका कि भाई आप कहाँ जाना। तो मैं बोला कि चिंटू पांडे जी से मिलना है। तो बोले कि आप नाम बताइए। तो उन्हें जो भी नाम बताया होगा, फिर मुझे तो उस वक्त मैं नहीं था वहाँ पर घर पे, बोला कि नहीं वो तो घर पे नहीं है। तो उस लड़की को लगा कि शायद झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, वो घर पर ही है। तो बोले अरे नहीं है वो घर पे, वो होते तो मैं क्यों बोलता। तो बोले कि नहीं मुझे उनसे अभी के अभी मिलना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं तो संभव नहीं है जब वो नहीं है। तो उस लड़की ने सीधा अपने बैग में से एक चाकू निकाला, कलाई पर रख लिया, और उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगी, उसके बाद अगर वो नहीं है तो मैं काट लूंगी। अब वो बेचारा वॉचमैन परेशान, वो बोला करूँ जब वो नहीं है तो मैं कहाँ से उनको ले आऊँ, वो कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं कि जादू करके उनको ले आऊंगा ऐसा कुछ। तो फिर उस वॉचमैन ने तुरंत फोन किया ऊपर की ऐसा बात है। तो मेरे परिवार वाले भी डर गए कि यार ये क्या है। तो फिर मेरे चाचा थे और मेरा भाई था छोटा वाला, मेरी बहन, चूंकि लड़की तो मेरी बहनें भी थी, तो वो लोग भी गई। तो सब लोग नीचे गए और उसको जो थी लड़की उनको समझा रहे कि अरे आप ये क्या कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है, वो नहीं है घर पे, और वो जब आएंगे तो मिलवा देंगे, आप ऐसा मत करिए। तो नहीं मुझे अभी क्या भी। तो उस लड़की ने बहुत ज्यादा मतलब जिद पकड़ लिया था, और उसने गिनती शुरू कर दी। अब सब लोग इतनी ज्यादा, तो फिर उन्होंने तुरंत, जो मेरी छोटी वाली सिस्टर थी, उन्होंने तुरंत मुझे वीडियो कॉल किया, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा बात है, आप एक बार प्लीज बोल दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर मैंने उनको फिर वीडियो कॉल पे मेरी बहन के फोन से मैंने बात किया। मैंने बोला कि यार आप ऐसा क्यों करिए, बहुत गलत काम है। सबसे पहले तो आपने गलत काम ये किया कि आप अपने घर वालों को बिना बताए आए हैं, वो लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे। और फिर मुझे पता चला कि उनको निकले हुए वहाँ से 4-5 दिन हो गए थे अपने घर से। वो जैसे उतरी थी स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन से वही आई थी, हाँ 2 दिन। तो मैं बोला कि ऑलरेडी आपको 2 दिन हो गए होंगे, सब परेशान होंगे, पता नहीं पुलिस कंप्लेन वगैरह भी कर दिए होंगे। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आप बहुत गलत काम किया आपने। आपको मिलना था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप घर वालों से पूछती हैं, आप घर वालों के साथ आती है, या मैं उस तरफ आता, मुलाकात हो जाती। वो उस पर भी जिद करती नहीं, आप जहाँ पर भी आप अभी क्या भी आइए, आपसे मिलना है। तो फिर मैं बोला कि मैडम मैं हूँ ही नहीं, उस स्टेट में ही नहीं हूँ, मैं मुंबई में ही नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं हैदराबाद में अपनी फिल्म की शूट कर रहा हूँ। तो मैं जब आऊंगा, मैं पटना आऊंगा, मैं पक्का बोलता हूँ कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं आपसे मिलूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। वो हैंडल करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि कई बार एक जुनून सवार हो जाता है, और आपको फिर वो कैसे उसको हैंडल करना ही पड़ता है। तो मैं बहुत बार इसलिए मैं जब देखता हूँ, मेरे घर में आता है ऐसा पोस्ट जैसे खुलता है तो पूरा खून बहुत खराब लगता है। हाँ, कई बार ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है, तो बहुत इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप नहीं जानिए तो बेहतर है। एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, पांडे जी का बेटा हूँ, इसमें सरनेम का आपके यूज हुआ है, तो उसकी कुछ कहानी बताइए। दरअसल ये एक फिल्म आई थी मेरी, माई रे माई हमरा उहे लेकी चाहिए, फिल्म का ये गाना था।
और एक बहुत पहले हमारे वहाँ पर एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था कि माई रे माई हमारे वो लेके चाहिए, तो उसी बोल पर इस फिल्म का नाम रखा गया था। उसका कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था, बिहार का लड़का होता है वो मजदूर होता है और गुजरात की लड़की होती है, उस लड़की को इस लड़के से प्यार हो जाता है और फिर वो एक कहानी चलती है। तो उसमें ये गाना था और एक ये राइटर है हमारे यहाँ सुमित चंद्रवंशी, और उन्होंने आके और हाँ, ये ब्रेक देने से भी याद है जो आपके नेपोटिज्म वाला सवाल था। पिता ने तो मतलब अनगिनत लोगों को यहाँ पर मौका दिया है, अनगिनत लोगों को ब्रेक दिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज जितने भी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उसमें से 80 से 85% लोगों को मेरे पिता लेकर आए हैं, जो जिन्होंने मौका दिया है मेरे पिता ने, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे वो एक्टर्स हो। खैर, तो उन्होंने उनको पहली बार उनसे लिखवाया था और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से गाने लिखे, बहुत ही अच्छा उनका नाम हो गया। फिर उन्होंने एक गाना यही पांडे जी का बेटा हूँ वो लेकर आए और हम लोग ऑफिस में बैठे थे, तो उनको हमने एक फिल्म के म्यूजिक सेटिंग के लिए बुलाया था कि आके सुनाइए, तो उन्होंने गाना लेकर आया और यही गाना सबसे पहले उन्होंने सुनाया। और ये गाना मैंने बहुत एकदम स्पेशली मैंने चिंटू जी के लिए लिखा है, अगर चिंटू सर गाएंगे तो ये गाना हिट हो जाएगा। तब तक गाने का कुछ प्लान नहीं था हमारा, तो जैसे उन्होंने बोला कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, हम लोग सब हंसने लगे। ये गाना मतलब मुझ पर चूंकि पिताजी मेरे मुझ पर ही गाना बना, तो हम लोग हंसने लगे और पापा ने बोला कि क्या गाना तुम लिख के लाए यार, ये तो कोई गाना है, ढंग का गाना बताओ। तो बोला कि अरे नहीं सर, इसको आप करिए, श्योर हिट गाना है। तो पहले बोला कि यार नहीं ठीक है जो भी है, लेकिन इसको नहीं करेंगे, दूसरा बताओ। तो फिर उसको साइड में करके फिर दूसरे गाने उसमें पिक्चर में फिर पिक्चर शूट हो गई, पूरे गाने भी सारे शूट हो गए। जब फिल्म का जब गाने शूट होने के बाद जब मैं फिल्म करके वापस आया तो फिर वही राइटर को हमने दूसरी फिल्म के लिए बुलाया। आया तो बड़ा मन उदास होकर एकदम बैठा हुआ था। तो पापा ने बोला कि क्या हुआ तुमको, ऐसे क्यों बैठे हो? सर आप मेरी बात खाली एक बार सुन लीजिए ना, वो वाला गाना डाल दीजिए। और मेरे पिता का उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, माई रे माई से। ना वो उसके डायरेक्टर है, ना वो उसके प्रोड्यूसर है, ना वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर है। उसके डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर कोई और सब बाकी लोग सब और थे। तो उसके जो डायरेक्टर थे अजय झा जी, वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि कौन सा गाना? तो पापा बोले अरे वो ऐसे ही गाना है बनाया था, अब मैं वो गाना ठीक नहीं। तो बोले कि एक बार सुनाई ना। तो फिर उसने वो गाना सुनाया। तो फिर उन्होंने बोला अजय जी ने कि अरे तो बहुत तगड़ा गाना है सर, अब क्यों मना कर रहे हैं? तो पापा ने बोला कि नहीं यार लेकिन अच्छा ही लगता है। मैंने भी बोला कि नहीं ठीक नहीं लगता। बोले अरे क्या ठीक सर, सिनेमा है, लोगों को बहुत मजा आएगा, लोग काफी एंटरटेन होंगे, आप इसको बनाइए ना सर प्लीज। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है सर बनाओ। तो फिर छोटे बाबा जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने बनाया उस गाने को। और फिर गाना जब बना और जब हम गाना का ट्रैक सुनने गए स्टूडियो में, तो जैसे मैं तो फिर से अजय जी ने बोला, अजय झा जी ने कि भाई ये गाना आप पर है, इसको आप गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला यार मैं कभी गाया वाया नहीं, कैसे गा दूं? बोले अरे आप जब इतना ये सब बाकी सब चीज कर ही लेते हैं यार, ऑल इन वन है तो ये भी गा ही लेंगे। बोला यार ये तो थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि एक्टिंग तो एक अलग चीज हो गई, सिंगिंग बहुत अलग चीज हो गई। फिर सब छोटे बाबा जो म्यूजिक डायरेक्टर से बोला आप गाइए, नहीं मैं क्या आप गाएंगे, आप करेंगे जो करेंगे अच्छा करेंगे। बोला चढ़ाइए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, गाना फ्लॉप हो जाएगा मैं गा दूंगा तो मत गवाइए। अब कैसे करके मैं माइक पे चढ़ा और फिर गा दिया। गाने के बाद सबको बहुत अच्छा लगा। और आप बिलीव करेंगे कि मैंने गाने के बाद जैसे ही मैं निकला और गाना सुनाना शुरू किया, मैं वहां से मैं निकल गया। मुझे इतना और फील हो रहा था, मैं निकल गया वहां से। और फिर उसके बाद आप यकीन करिए कि मैंने उस गाने को मैंने पूरा 1-1.5-2 महीना मैंने उस गाने को नहीं सुना था। और फिर मुझे जब लोग बोलने लगे गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, लोग जब बोलने लगे कि गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, ये वो ऐसा वैसा, जब फिल्म रिलीज हुई और गाना जब रिलीज हुआ मार्केट में यूट्यूब पर, तो बहुत ज्यादा हिट हो गया। तो वो अपना गाना मैंने पहली बार पूरा मैंने गाना सुना, फिर मैंने बोला यार ये तो हिट हो गया। तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ गया और लोग काफी मतलब मेरे ख्याल से इंडिया में ही नहीं, इसमें भोजपुरी सिनेमा का सबसे हाईएस्ट व्यू गाना बन गया। 400 मिलियन गाना होने जा रहा है। और ये लंदन की शादियों में जो इंडियंस थे वहाँ, इवन कनाडा, बहुत सारी जगह से वीडियोज आए मेरे पास। शादियों में इसे बकायदा चिल्ला कर गा कर इस पर डांस कर रहे हैं लोग, काफी अच्छा। सिद्धू, क्या बॉलीवुड की तरफ भोजपुरी फिल्मों के लिए भी फुल फ्लेज्ड अवार्ड होना चाहिए क्या? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो फुल फ्लेज्ड और जो प्रॉपर जो एक अवार्ड जो होना चाहिए, जैसे फायर हो रहा है, तो वैसा होना चाहिए। और हम लोग खुद इस चीज पर बिलीव करते हैं। अवार्ड ये सब जो चीजें हैं, ये मैं बहुत ज्यादा अवार्ड्स पर बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं करने का कारण सबसे बड़ा यही है कि सही मापदा
जो मैं ज्यूरी मेंबर्स पर ये सवाल नहीं उठा रहा हूँ, कोई किसी को प्रॉपर कैसे जज कर सकता है? जैसे एक इंसान की अपनी सोच है और दूसरे इंसान की अपनी सोच है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें कुछ अभी मिसमैनेज हैं। बहुत जल्द लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी बढ़िया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज जल्दी शुरुआत होगी हमारे भोजपुरी सिनेमा में भी, क्योंकि अब बड़े बड़े लोग अब इन्वॉल्व हो रहे हैं, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज अब इन्वॉल्व हो रही है। तो ये डेफिनेटली फॉर श्योर की बहुत बढ़िया हुई। पूरा उम्मीद बा कि ऐसा कुछ बढ़िया चीज हमने के भोजपुरी में भी हुई। मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जब बात करता हूँ या कोई भी आज की डेट में बात करता है, हम जब सर्च करते हैं कंटेंट तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें जो है वो आती हैं। कास्टिंग काउच नाम की भी चीज अक्सर सुनाई पड़ती है इस इंडस्ट्री में। सो ऐसी बातें जो होती हैं उस पर क्या कहेंगे? भोजपुरी ही एक ऐसी इंडस्ट्री है हमारी, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, जितनी भी रीजनल इंडस्ट्रीज हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, यहाँ पर ही यही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कास्टिंग काउच का नामो निशान नहीं है। जो रेगुलर जो प्रॉपर मेकर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग सिनेमा बनाते हैं, जो रेगुलर सिनेमा बनाते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर स्वागत है सबका, सभी लोग आ रहे हैं और सबका स्वागत है जिसमें भी टैलेंट होगा वो, क्योंकि अभी इंडस्ट्री हमारी बहुत छोटी है और अभी हमारी इंडस्ट्री को बहुत लोगों की जरूरत है। ऐसा यही एकमात्र इंडस्ट्री जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब बाहर कई फ्रॉडिया लोग हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं या जो जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस बारे में तो हम किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन जो एक्चुअल जो मेकर्स हैं, जो यहाँ के जो सही मेकर्स हैं, जो रेगुलर जो सिनेमा बनाते हैं, उन लोगों में या ऐसा कोई भी 1% भी ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आज तक किसी ने भोजपुरी से ऐसा कुछ सुना भी नहीं होगा। लोग बातें बनाने वाला बात है, लेकिन ऐसा कोई केस भी नहीं सामने आया होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। प्रदीप पांडे चिंटू का कोई ड्रीम रोल है क्या अभी तक? ऐसा तो बहुत सारे हैं। अभी तो जैसा कि आपने कहा बहुत रोल है, लेकिन मुझे जो बहुत प्रिय है, जो मैंने अब तक नहीं किया और जो मैं करना चाहूंगा, वो हिस्टोरिकल फिल्म जो भी होगा, पीरियड ड्रामा बहुत करीबी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पीरियड ड्रामा फिल्में, जो भी हिस्टोरिकल फिल्में होती है, वो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को बहुत ही कमाल तरीके से दर्शाती है। हमें वो मौका मिलता है, जैसे अगर अभी हम जो सिनेमा कर रहे हैं, तो अभी हम आज के परिवेश में, आज के जो सिनेमा है वो हम उसे हम दिखाते हैं। हमारी जो पुरानी संस्कृति उसे दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। और जो पीरियड ड्रामा है, जो हिस्टोरिकल फिल्म है, उसमें आपको पूरी तरह से, क्योंकि उस वक्त का जो हमारा जो देश था, जो लोगों की सोच थी, जो संस्कृति थी, वो तो आप सबको पता है कि तब की संस्कृति में और आज की संस्कृति में काफी फर्क चीजों में। तो वो मुझे बहुत, जो पहले की जो संस्कृति और जो चीजें थी वो अद्भुत थी। और आज भी जब भी हम बड़े पर्दे पर ऐसी कोई भी फिल्म देखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब पिछले कुछ सालों से अब पीरियडिक फिल्में, हिस्टोरिकल फिल्में बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, क्योंकि लोगों को एक चेंज चाहिए कि हम जो रेगुलर जो चीजें हम आम जिंदगी में भी जो देख रहे हैं उससे हटकर हम कुछ चीजें देखें। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं बहुत ज्यादा, मेरा ये चाहत भी है कि मैं पीरियडिक फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म करूं। लेकिन मैं बस उस वक्त, और हमने एक प्लान भी किया हुआ है, बस मैं सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि भोजपुरी थोड़ा सा एक कदम और बढ़े, और तब हम उस सिनेमा को प्लान करते, क्योंकि वो काफी खर्चीली फिल्म है, उसमें काफी पैसे लगेंगे। और जब हमारा भोजपुरी सिनेमा उस स्टेज पर पहुंचेगा, पहला मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहला मैं ही वो कलाकार रहूंगा जो वो फिल्म करूंगा, और उस तरीके की फिल्म करूंगा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के। मैं एक बात बता दूं कि जो जैसे की बात अश्लीलता, और मैंने जितनी भी फिल्में की है, मेरे घर में जब भी मेरी कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो जो पहला शो होता है वो मेरा पूरा परिवार बैठकर सिनेमा हॉल में देखता है। उसमें मेरी दादी होती है, मेरी चारों चाचियां होती है, 12 भाई बहन है मेरे घर में। तो हम सब लोग मिलकर, मेरे कजिन सबको मिला के, मेरे 4 चाचा हैं, तो ये जो हमारा, जो मेरा पूरा परिवार है 24 लोगों का, हम सब लोग बैठकर हम एक साथ देखते हैं फिल्म को। और मैं इसीलिए नहीं करता हूँ कि ताकि ऐसा कोई भी विजुअल, ऐसा कोई भी शॉट ऐसा ना है कि जौना वजह से हमारे परिवार के कोनो भी सदस्य की नजर झुक जाए या इन्हें उन्हें ताके की जरूरत पड़े। तो ये बात मैं अपने दिमाग में रख कर मैं वो कोई भी सिनेमा करता हूँ। और इसीलिए शायद लोगों को खास तौर पर जो हमारे भोजपुरी के जो परिवार पर जितने भी महिलाएं हैं, वो लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं शायद इसी वजह से, क्योंकि वो देख पाती हैं सिनेमा को, उनको अच्छा लगता है वो। कि आज भी जो पारिवारिक सिनेमा है उसका फ्लेवर जो होता है, मेरी एक्शन फिल्म हो या कोई भी किसी भी प्रकार की फिल्म हो, चाहे वो लव स्टोरी हो, लेकिन उसमें पूरी तरह से वो पारिवारिक होती है। परिवार के आप पूरे परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं, और उसी दावे के साथ मैं सिनेमा करता हूँ। आपके गाने ने धमाल मचा दिया था, उस गाने को अब सुना दीजिए अगर हो सके तो रेड एफएम लिसनर्स को, रेड एफएम पॉडकास्ट पर। पर लड़की कहती है उसमें कि ऐसे निरेख नमकना रे मेरा बदन अंगूरी, छोरा छिछोरा तू लगता है रखना हमसे दूरी,
कि तेरी पतली कमर, तेरी कम सिन उम्र, उद्घाटन मैं आज कर देता हूँ। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे बात करे खातिर। थैंक यू सो मच। रेड एफएम के सभी सदस्यों को, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी मेरे श्रोतागण, मेरे भोजपुरी दर्शक, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और जो गैर भोजपुरी लोग भी, जो भोजपुरी बेल्ट से या यूपी बिहार से नहीं भी होकर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सबका, और तहे दिल से धन्यवाद है। बस हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहें, हमेशा ऐसे ही विशेष कामनाएं मेरे लिए करते रहें, दुआएं करते रहें। और मेरा हमेशा से ये वादा है कि मैं प्रयास करता रहूंगा कि अच्छी अच्छी फिल्में दूं, हमारे भोजपुरी सिनेमा की और ऊंचे लेके जाऊं, भोजपुरी सिनेमा को, हमारे सिनेमा को और लोगों तक पहुंचाऊं। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। कैसन लागल ये एपिसोड बतावे खातिर भेजा अपन प्रतिक्रिया और सुझाव podcast@redfm.in पर। साथे फॉलो करा रेड एफएम पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पर।